हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड की खूबसूरत पहाड़ियों में एक सीक्रेट बंकर है जहां पर दुनिया भर के रईस लोग अपना सोना रखते हैं। और ये बंकर इतना ज्यादा सेफ और सिक्योर्ड है कि इसे एक मिसाइल अटैक या फिर एक न्यूक्लियर अटैक भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और ये इतना ज्यादा सिक्योर्ड है कि एक तो इसमें कोई चोरी चुपके घुस नहीं सकता, और अगर घुस भी गया तो इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो वहां से निकल नहीं सकता। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या बेवकूफी है, क्या जरूरत है इतने दूर जाके सोना रखना। ईटीएफ खरीद लो, गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद लो, इतने सारे ऑप्शन हैं, तो इतना रिस्क लेकर वहां पर फिजिकल फॉर्म में सोना रखने की क्या जरूरत है। और अगर छुपा के ही रखना है तो गोल्ड को पैसे में, डॉलर्स में कन्वर्ट करके स्विस बैंक में रख लो। दोस्तों, यही सोच का अंतर होता है एक अमीर आदमी में और एक मिडिल क्लास आदमी में। और यही सोच एक को अमीर बनाती है और एक को गरीब बनाती है। और आप सोच के देखिए कि क्यों ये लोग इतने लेंथ तक जाते हैं गोल्ड खरीदने के लिए और अपने गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका आंसर आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम गोल्ड की हिस्ट्री और उसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो ग्लोबल सिस्टम था वो काफी सिंपल था। जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड होता था वो उतना ही अमीर होता था। और एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो ट्रेड करती थी वो मोस्टली गोल्ड के थ्रू ही करती थी। और उस दौर की जितनी भी बड़ी कंट्रीज हुआ करती थी वो जो अपनी करेंसीज को प्रिंट करती थी वो उसी प्रोपोर्शन में प्रिंट करती थी जितना उनके पास गोल्ड रिजर्व होता था। तो इट वाज वेरी सिंपल, जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड है वो उतना ज्यादा अमीर कंट्री है। तो ये जो सिस्टम होता है कि कंट्री की करेंसीज गोल्ड के ऊपर बेस्ड रहती है या गोल्ड से बैक्ड अप रहती है, उस सिस्टम को हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिचुएशन बदल गई। अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा और अमेरिका और यूरोप के बड़ी कंट्रीज ने मिलकर यह डिसाइड किया कि यूएस डॉलर को रिजर्व्ड कंट्रीज बनाई जाएगी और वर्ल्ड की जो लीडिंग कंट्रीज की जो करेंसीज हैं वो यूएस डॉलर के ऊपर बेस्ड रहेंगी और वो अपनी जो गोल्ड की बैकअप है उसे हम खत्म कर देंगे और यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड पर बेस्ड रहेगा। तो ये सिस्टम भी एक अच्छा सिस्टम था क्योंकि बाकी कंट्रीज की जो करेंसीज थी वो यूएस डॉलर्स पर बेस्ड थी और यूएस डॉलर गोल्ड से बैक्ड अप था। तो इस सिस्टम में हर कंट्री की करेंसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गोल्ड पर बेस्ड होती थी। तो यूएस डॉलर को रिजर्व करेंसी की मान्यता मिल गई जो कि आज तक चल रहा है। और जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा यूएस डॉलर होगा उसे उतना ज्यादा अमीर माना जाने लगा। लेकिन 1971 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यूएसए के उस टाइम के प्रेसिडेंट निक्सन एक दिन टीवी पर आए और उन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई बहनों, आज के बाद से यूएस डॉलर्स गोल्ड पर बेस्ड नहीं होगा। यानी कि यूएसए को जितने भी डॉलर छापने हैं वो छाप सकता है और उसके लिए गोल्ड रिजर्व को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और वहीं से वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम के डिस्ट्रक्शन होने की एक नींव रखी गई और फ्रॉम देयर स्टार्ट्स द फॉल ऑफ वर्ल्ड करेंसीज एंड द राइज ऑफ गोल्ड। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे तो इसमें गलत क्या है भाई, हमारी कंट्री है, हमारा जितना पैसा है हम छाप लें। देखिए, गलत इसमें यह है कि अगर आप इस तरीके से माइंडलेसली करेंसीज को प्रिंट करेंगे तो आपकी करेंसी की क्या वैल्यू है ये आप पता नहीं कर सकते और उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स होते हैं। और इसका गोल्ड से क्या रिलेशन है, तो देखिए, गोल्ड को आप छाप नहीं सकते, गोल्ड को आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो जब करेंसीज गोल्ड पर बेस्ड होती हैं तो करेंसी की एक जेन्युइन वैल्यू होती है। तो अगर आप देखें तो जिस तरीके से गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, दरअसल गोल्ड का रेट उस रेट से नहीं बढ़ रहा है। हो क्या रहा है कि करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है गोल्ड के कंपैरिजन में। यानी कि दोनों इस सेम लेवल पर थे
लेकिन करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है, जिसकी वजह से गोल्ड हमें महंगा लग रहा है। और ये करेंसीज जितनी ज्यादा डी वैल्यू होती जाएंगी, गोल्ड का प्राइस उतना ऊपर जाता जाएगा। देखिए दोस्तों, करेंसी स्पेशली यूएस डॉलर्स किस तरीके से डी वैल्यू हो रहा है, उसका मैं आपसे एक डेटा पॉइंट शेयर करता हूं। देखिए 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। उस वक्त यूएसए में एक बड़ा स्टिमुलस दिया गया था और उस वक्त 4.9% ऑफ जीडीपी का स्टिमुलस दिया गया था, जो कि बनता है करीब $800 बिलियन। वहीं अगर हम 2020 में देखें तो 4.9% ऑफ जीडीपी से बढ़कर जो स्टिमुलस का साइज था वो 12.1% ऑफ जीडीपी बन गया और 800 बिलियन से बढ़कर जो स्टिमुलस है वो 2 ट्रिलियन तक पहुंच गया। और अभी हम खबरें पढ़ रहे हैं कि एक और स्टिमुलस की किस्त आने वाली है। तो आप देखिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में आपने $800 बिलियन दिए, 2020 के फाइनेंशियल क्राइसिस में आपने 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया। अब जो अगला क्राइसिस आएगा तो आप कितने ट्रिलियन का देंगे? आइए दोस्तों, अब मैं आपको गोल्ड प्राइस के 40 इयर्स का ट्रेंड दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान में रखिए कि जब आप गोल्ड का प्राइस देखेंगे तो आपको गोल्ड का प्राइस हर जगह अलग अलग दिखेगा। कहीं आपको गोल्ड फ्यूचर का दिखेगा, कहीं स्पॉट का दिखेगा, कहीं आपको 1 ग्राम का दिखेगा, कहीं आपको 10 ग्राम का दिखेगा, कभी कहीं आपको 1 आउंस का दिखेगा। तो जो भी प्राइस आप चेक करें तो यूनिट्स को जरूर ध्यान से देखें। हम जो प्राइस आपको दिखा रहे हैं वो पर ग्राम प्राइस, स्पॉट का प्राइस दिखा रहे हैं और रुपीस में दिखा रहे हैं। इस बात का ध्यान में रखें। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ईयर 2000 से लेके 2012 यानी कि करीब 12 साल तक गोल्ड में एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली। गोल्ड ने इस पीरियड में करीब 18% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया। और अगर हम सेंसेक्स से कंपेयर करें तो सेंसेक्स ने उसी पीरियड में 14% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया, यानी कि गोल्ड ने सेंसेक्स को बीट किया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लोगों का भरोसा मार्केट से हटकर गोल्ड पर आ गया? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दौर में हमने इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। हमने देखा कि किस तरीके से .com क्रैश हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से एनरॉन और कई दूसरी कंपनीज में अकाउंटिंग स्कैंडल्स हुए, हमने देखा कि किस तरीके से 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई, हमने इराक वॉर देखा। तो लोगों का जो भरोसा है बैंक्स में, कंपनीज में, सेंट्रल बैंक्स में और पॉलिटिशियंस में वो काफी कम हुआ, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम में जो भरोसा है लोगों का कम हुआ। और दोस्तों इतिहास गवाह है, whenever the system fails, gold will rise up। दोस्तों आप सोच के देखिए कि हम हिंदुस्तानी लोग गोल्ड से इतना ऑब्सेस्ड क्यों रहते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखिए तो हम पे कितने रूलर्स ने रूल किया। अंग्रेजों ने रूल किया, मुगलों ने रूल किया, राजा महाराजाओं ने रूल किया और हमने कभी भी उन पर भरोसा नहीं किया। हमने भरोसा किया गोल्ड पे और हमने हमेशा सोने को संभाल के रखा और सोना ही हमारे सुख दुख का साथी रहा। और आज भी हम हिंदुस्तानियों का भरोसा सोने पर बना हुआ है। आइए अब हम एक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि सोना एक बेटर इन्वेस्टमेंट है या मार्केट एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। दोनों की हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो आपको चौंका देगा। आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में हमने कंपैरिजन किया है पिछले 40 इयर्स के डेटा पॉइंट्स पर सेंसेक्स वर्सेस 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। इस चार्ट की एक कैजुअल व्यूइंग ही आपको बता देगा कि गोल्ड किसी भी मामले में सेंसेक्स के रिटर्न से कम नहीं होगा, सिर्फ 19-20 का ही फर्क हो सकता है। मैं आपसे अब इसके जो फाइनल डिटेल्स हैं वो शेयर करता हूं। तो हमने इस 40 इयर्स के इंटरवल को कई छोटे छोटे इंटरवल्स में बांटकर हमने कंपैरिजन किया है। अगर हम उसे 10 साल के इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो आप देखिए उसका क्या आउटकम आता है। शुरू के सालों में सेंसेक्स गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बाद के सालों में पिक्चर उल्टी हो गई और फाइट नेक टू नेक होने लगा। पहले 2 डिकेड्स में अगर आप देखिए तो गोल्ड 4 से 6% का रिटर्न दे रहा था
और गोल्ड 15 to 20% का रिटर्न दे रहा था। लेकिन पिछले 2 डिकेड्स में सिचुएशन बदल गई है और रिटर्न जो है नेक टू नेक होने लगा है। यही ट्रेंड आपको 20 इयर्स के इंटरवल में भी बांट कर अगर आप देखेंगे तो आपको यही ट्रेंड दिखेगा। अगर 1980 से 2000 तक का देखें तो गोल्ड ने 5% का रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने 18% का, जबकि अगर आप 2000 से 2020 को देखें तो गोल्ड और सेंसेक्स लगभग बराबर रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों ये डेटा पॉइंट्स हमें बता रहा है कि आने वाला टाइम गोल्ड का होगा और हम एक स्वर्ण युग में जा रहे हैं जहां पर गोल्ड का बोलबाला होगा। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि कई एनालिस्ट गोल्ड पर बुलिश है और कई एनालिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया है कि गोल्ड यहां से 5 गुना तक बढ़ सकता है और सिल्वर करीब 10 to 12 टाइम्स यहां से बढ़ सकता है। और कई एनालिस्ट तो कह रहे हैं कि गोल्ड $15,000 तक पहुंच जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त जो गोल्ड यूएस मार्केट में $2,000 पर आउंस चल रहा है। तो दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड पर क्यों इतना बुलिश हैं, उसके कई कारण हैं। पहला कारण जैसा कि मैंने बताया कि लोगों का जो विश्वास है बैंकिंग सिस्टम में, गवर्नमेंट्स में और फाइनेंशियल सिस्टम में वो कम हो रहा है। आप खबरें पढ़ रहे हैं बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं। दूसरा जो कारण है फिएट करेंसी, यानी कि वो करेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया जिसकी कोई बैकिंग नहीं होती और आज के दौर में हर कंट्री को जितना मन है वो करेंसीज छाप रहा है, जिसकी वजह से करेंसीज डिवैल्यू होती जा रही हैं। तो जब करेंसीज डिवैल्यू होंगी तो जब आप गोल्ड खरीदने जाएंगे तो आपको ज्यादा करेंसी देनी पड़ेगी। तीसरा कारण है इन्फ्लेशन। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इन्फ्लेशन आने वाले टाइम पे बढ़ेगा। इनफैक्ट आज भी आप देखें तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका है और कई आइटम्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका प्राइस 20%, 30%, 50% तक बढ़ गया है। तो गोल्ड का प्राइस इन्फ्लेशन के से ज्यादा बढ़ता है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है, क्योंकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को गोल्ड में शिफ्ट कर देते हैं। चौथा कारण है फॉल ऑफ यूएस डॉलर्स। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यूएसडी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, लेकिन लोगों का अब भरोसा यूएस डॉलर पर कम हो रहा है क्योंकि यूएसए में बहुत ज्यादा डॉलर की छपाई हो रही है। तो कंट्रीज अब यूएस डॉलर के रिजर्व्स रखने के साथ साथ गोल्ड के रिजर्व भी रखना चाहती हैं। और अगर आप डेटा पॉइंट्स को देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने काफी मात्रा में गोल्ड खरीदा है और करीब 200 टन की बाइंग की है और ये बाइंग पिछले 50 इयर्स में सेकंड हाईएस्ट लेवल पर है। दोस्तों कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो सद्दाम हुसैन को यूएसए ने मारा वो इस वजह से मारा क्योंकि सद्दाम हुसैन ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि वो यूएसए को जो ऑयल बेचेंगे वो यूएस डॉलर के बदले नहीं बेचेंगे बल्कि गोल्ड के बदले बेचेंगे। तो भला ये बात यूएसए को कैसे पसंद आती और इसी वजह से सद्दाम हुसैन को मारा गया। पांचवा जो कारण है कि चाइना इज बाइंग गोल्ड। दोस्तों अगर आप खबरें पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि चाइना बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है। क्यों खरीद रहा है इस बारे में क्लियर कट किसी को नहीं पता। वो क्या चाइनीज खिचड़ी बना रहे हैं उन्हीं को पता है, लेकिन कुछ रूमर्स ऐसी आ रही हैं कि चाइना अपनी एक गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला है और इसकी वजह से वो काफी मात्रा में गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है। आइए दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, गोल्ड में पैसे लगाने की बात। तो पहला जो लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि पैसा हम मार्केट में लगाएं यानी कि स्टॉक मार्केट्स में या गोल्ड में। देखिए दोस्तों इसमें हमारा सजेशन ये है कि अगर आपने लोअर लेवल पर स्टॉक्स खरीदे हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखें, लेकिन अगर आपने हायर लेवल पे खरीदे हैं तो इस वक्त इक्विटी मार्केट में रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है और गोल्ड उसका उल्टा है, यानी कि वहां पर रिस्क कम है और रिवॉर्ड या अपसाइड ज्यादा है। तो आपको इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि अपने इक्विटी मार्केट्स के पैसे को पार्शियली या फुल्ली गोल्ड मार्केट में मूव कर दें। दोस्तों आप कितने भी बुलिश होंगे, डीप इनसाइड यू नो कि मार्केट क्रैश इज इनएविटेबल। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे गोल्ड खरीदना है, तो गोल्ड मैं कहां खरीदूं? पेपर फॉर्म में खरीदूं यानी कि ETF, म्यूचुअल फंड
या फ्यूचर्स खरीदूं या मैं फिजिकल गोल्ड खरीदूं? देखिए दोस्तों, इस बारे में मैं आपसे अपनी सजेशन को शेयर करता हूं। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको ना पसंद आए। देखिए दोस्तों, हमारा सजेशन ये रहेगा कि गोल्ड को जहां तक पॉसिबल हो फिजिकल फॉर्म में ही खरीदें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए दोस्तों, जब आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड आपके पास रहता है, पावर आपके पास रहती है। लेकिन जब आप गोल्ड पेपर फॉर्म में खरीदते हैं तो दूर कहीं पर किसी कंपनी ने आपके बिहाफ पर गोल्ड खरीदा और आपको बोला कि भाई आपका गोल्ड हमने खरीद लिया, और आपको एक पीस ऑफ पेपर दे दिया। अब क्या उन्होंने गोल्ड खरीदा, नहीं खरीदा, क्या खरीद कर किसी को गोल्ड लोन दे दिया, प्लेज कर दिया? वी डोंट नो, थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। जब बैंकों में पैसे सेफ नहीं हैं और वो लूटे जा रहे हैं तो गोल्ड की क्या गारंटी है? इस तरह के स्कैम पहले भी हमारे देश में हो चुके हैं, और जो NSCL स्कैम है वो इसी तरीके का स्कैम था, जहां पर आपको तो बोल दिया कि भाई आपकी कमोडिटी हमने खरीद ली है, लेकिन उनके गोदाम में वो कमोडिटी मिली ही नहीं। तो हमारा सजेशन ये है कि गोल्ड को आप फिजिकल फॉर्म में खरीदें और जहां तक पॉसिबल हो अपने पास रखें, या आप चाहें तो किसी भरोसे के बैंक के लॉकर में भी रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया भर के जो गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, वो आपको यही सलाह देंगे कि गोल्ड को आप पेपर फॉर्म में खरीदें, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों के हाथ में पावर रहे या सोना रहे। वो चाहते हैं कि सोना जो है कुछ जगह पर गोदाम में पड़ा रहे, ताकि उस सोने को किसी ना किसी तरीके से मोनेटाइज किया जा सके। बाकी अगर आप चाहें तो आप गोल्ड ETFs, गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको उस फंड मैनेजर पे या फंड पे भरोसा है। लेकिन आप अगर इस तरीके के फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरे सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी आंख और कान खुले रखें, खबरों पर नजर बनाए रखें, फंड के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहें, ताकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसा कोई बड़ा इशू ना हो जाए। दोस्तों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि जब आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदते हैं, यानी कि ज्वेलरी खरीदते हैं या आप गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार खरीदते हैं, तो खरीदते वक्त ये जरूर सोचे कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो इस गोल्ड को आप कहां बेच सकते हैं। तो अगर आप बैंक से गोल्ड कॉइन्स या बार्स खरीदते हैं तो जहां तक मेरी जानकारी है कि बैंक्स उसको बायबैक नहीं करते हैं, तो उसे जब आपको बेचना पड़ेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन उस गोल्ड को खरीद सकता है। तो कई जो बड़े ज्वेलर्स हैं, रेपुटेड ज्वेलर्स हैं, वो आपको बायबैक का ऑप्शन देते हैं। तो जब भी आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे जरूरत पड़ने पर आप कहां पर जाकर बेच सकते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए। आप फिजिकल फॉर्म में खरीद सकते हैं, आप गोल्ड ETF खरीद सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास है, और वो है कि आप मुथूट फाइनेंस या मनप्पुरम गोल्ड टाइप के शेयर्स पे भी पैसा लगा सकते हैं एज ए गोल्ड प्रॉक्सी। दोस्तों, मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के पास एक बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व है, और इनके पास इतना ज्यादा गोल्ड है कि स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया जैसी कई कंट्रीज के गोल्ड रिजर्व से ज्यादा गोल्ड इनके पास है। तो आप अगर इनके शेयर प्राइस को भी देखेंगे तो वो काफी हद तक गोल्ड प्राइस से कोरिलेटेड है। तो अगर आप गोल्ड पे खेलना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। दोस्तों, अब तक हमने गोल्ड के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात किया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि गोल्ड में रिस्क क्या है। दोस्तों, जो पहला रिस्क है वो है गोल्ड प्राइस मैनिपुलेशन। देखिए दोस्तों, जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल बैंक्स होती हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप गोल्ड खरीदकर अपने पास रखें। इनफैक्ट वो ये भी नहीं चाहते हैं कि लोग गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करें। वो चाहते हैं कि आप मार्केट में पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड्स खरीदें, स्टॉक्स खरीदें। तो उनकी कोशिश रहती है कि गोल्ड ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लोगों को ना लगे, और इसीलिए वो अक्सर गोल्ड प्राइस को सप्रेस्ड रखने की कोशिश करते हैं। कई दफे वो लीगल मीन से ऐसा करते हैं, और कई दफे वो बॉर्डर लाइन लीगल वे में ऐसा करते हैं। तो कई एनालिस्ट ऐसा कह चुके हैं कि वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक कार्टेल बना के गोल्ड में कोऑर्डिनेटेड सेलिंग करते हैं, ताकि गोल्ड का प्राइस गिरे या कम से कम ना चढ़े। एलन ग्रीनस्पैन, जो कि US फेड के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने US कांग्रेस के सामने इस बात को
कबूला हुआ है कि फेड ऐसे एक्शंस लेता है जिससे कि गोल्ड प्राइस कंट्रोल में रहे। दूसरा रिस्क ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि चाइना जो है बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है और अभी उसका एक्यूमुलेशन चल रहा है और उसे काफी ज्यादा गोल्ड को एक्यूमुलेट करना है। तो जब तक उसका जो पूरा एक्यूमुलेशन पूरा नहीं होगा वो गोल्ड के प्राइस को मैनेज करेगा और उस तरीके से बढ़ने नहीं देगा। तो दोस्तों इन दोनों कारणों से ऐसा पॉसिबल है कि गोल्ड में एक करेक्शन भी हो जाए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और हर करेक्शन पे आपको गोल्ड खरीदते रहना है। और दोस्तों अंत में यही कहकर इस वीडियो को खत्म करूंगा कि अगर आप अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं तो गो फॉर गोल्ड। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।